साथियों नमस्कार। साथियों आप सभी का उसान एजुकेशन ऑडियो पॉडकास्ट में स्वागत है। साथियों आज हम नए एक विषय को लेके आए हैं। चर्चा का विषय हमारा है भारतीय राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, और साथ ही बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों के पुनर्गठन के बारे में। ये राज्य कैसे बने और पहले क्या इनका स्वरूप ऐसा ही था, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कितनी मशक्क़तें हुई, कौन से आयोग बने और किन आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, उसका प्रभाव कैसा रहा हमारे संविधान पर, हमारे राज्यों के स्वरूप पर, और हमारा राज्य का स्वरूप ऐसा ही क्या था जो पहले संविधान बना था। इन सभी के बारे में क्रमशः हम चर्चा करेंगे। मित्रों, चर्चा के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, और देसी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए थे। मित्रों, यही सबसे बड़ा क्लेश का कारण था। क्लेश का कारण क्या था कि उनके समक्ष तीन जो विकल्प थे, वे विकल्प क्रमशः भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो वे स्वतंत्र रहें। इसके संदर्भ में ही था। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देसी रियासतें थीं, जिसमें 549 भारत में तो शामिल हो गई आराम से, और बची हुई तीन रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा पुलिसियाई कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और कश्मीर को राजा हरि सिंह के विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया गया। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 जुलाई 1947 का दिन था, जिस दिन, मित्रों मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि 5 जुलाई 1947, इस दिन अंतरिम सरकार के गृहमंत्री सरदार पटेल साहब के निर्देशन में राज्य मंत्रालय की स्थापना की गई और देसी रियासतों के एकीकरण का कार्य इन्हें सौंपा गया। इस मंत्रालय को सौंपा गया जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन साहब और राजाओं की परिषद के चांसलर महाराजा पटियाला साहब ने प्रमुख भूमिका अपनी निभाई। साथियों, जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान में जो राज्यों का स्वरूप था वो 4 भाग में रखा गया था। भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी, क्रमशः क, ख, ग, घ। इन 4 प्रकार के राज्यों का जो स्वरूप था, पहले भाग ए में अर्थात क में ऐसे राज्य आते थे जो भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांत थे जहां गवर्नर का शासन हुआ करता था, और भाग बी अर्थात ख में ऐसे राज्य आते थे जो विधानमंडल जिनमें थे। ऐसे 5 देसी रियासतें थीं जहां पहले शाही शासन हुआ करता था। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। और भाग सी अर्थात ग, इसमें 5 केंद्र शासित राज्य हुआ करते थे जहां मुख्य आयुक्त का शासन था। और भाग डी अर्थात घ और अंतिम, इसमें केवल एक अंडमान निकोबार को रखा गया था। मित्रों, इन सब का जिक्र पहले 4 अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में किया गया है, तो उन्हें जान लेना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि उसमें इसकी क्या विवेचना की गई है। आर्टिकल 1 के अनुसार देखा जाए तो कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत और इंडिया, पहले यही जान लेते हैं कि भारत और इंडिया का नाम क्यों उल्लेख किया गया है। ये 2 नाम आने की आवश्यकता क्या पड़ी। साथियों, भारत जो नाम है वह नाम उस समय जो आंदोलन चला, जो चेतना जागृत हुई, लोगों की अभिव्यक्ति का जो प्रथम रूप रहा, जो प्रथम नाम रहा लोगों के मानसिक पटल पर, वह भारत रहा, जिसमें कहा जाए कि उनका भाव, एम्पैथी जुड़ी रही इसके प्रति, समानुभूति थी इसके प्रति। लेकिन इंडिया नाम रखना इसकी मजबूरी थी, क्योंकि जब ब्रिटिश का शासन था तो उसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए थे वे सभी इंडिया के नाम से थे, और उस समय जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना उसमें भारत की जो सदस्यता थी वो इंडिया के नाम के रूप में ही थी। वहाँ जो नाम अंकित था वह इंडिया ही था। इस वजह से कहा जाए कि भाव, भारत का नाम एक भाव है भारत की लोगों का, और इंडिया भारत की लोगों के लिए एक मजबूरी थी नाम रखना इंडिया। तो यह भारत राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब है कि भारत में पहले राज्यों के राज्य क्षेत्र आएंगे, फिर संघ राज्य क्षेत्र हैं, फिर उसके बाद ऐसे राज्य जिन्हें अर्जित किया जाता है। जैसे भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद पुडुचेरी, कारिकल, माही, यमन, ये फ्रांसीसियों के द्वारा कब्जे में था, जो लिया गया, अर्जित किया गया।
और उसके बाद गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, इन्हें पुर्तगालियों से लिया गया था। तो ये भी राज्य क्षेत्र के अंदर हमारे भारत में समाहित हुए। तो इन सभी को मिलाकर एक संघ है हमारा भारत। और इस संघ के बारे में कभी कभी चर्चा में कहा जाता है कि भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात संसद अपनी इच्छा से, जो संसद में सदस्य हैं, वो सारे लोग ऐसी नीतियाँ बना सकते हैं जिनसे भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनः नए रूप में अंकित कर सकता है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि केंद्र राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। तो इसका जिक्र अब कहाँ मिलेगा, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। आर्टिकल 2 को देखते हैं। इसके अनुसार कहा गया है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद शक्ति है। अब इसका मतलब क्या है कि कौन सी शक्ति है, किसके पास है शक्ति ऐसी? यह शक्ति सांसद के पास है, संसद के पास है। संसद में नियुक्त सदस्यों के पास है। वे नई नीति बनाकर नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हैं और स्थापना कर सकते हैं। और आर्टिकल 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद की शक्ति दी गई है। मित्रों, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, अनुच्छेद 2 और 3 में एक अंतर है। अंतर यह है कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 उसकी बात करता है, उन राज्यों की बात करता है जब भारत किसी दूसरे जगह से खींच कर राज्यों को लेके आता है। जैसे सिक्किम को लेके आया, अभी बांग्लादेश को मिला ले, नेपाल को मिला ले, पाकिस्तान को मिला, ये अलग अलग स्टेट्स के कोई देश के किसी राज्य को ले ले। और आर्टिकल 3 थर्ड क्या कहती है, जो इसमें राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दक्षिण भारत के कोई राज्य, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कोई भी, आंध्र प्रदेश, उन राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, उनकी सीमाएं, उनके नाम में परिवर्तन करना है। और साथ ही साथ यह भी जान लीजिए, यह नाम का परिवर्तन जो किया जाता है राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही किया जाता है। और इस संदर्भ में राज्यों के द्वारा, या यूं कहें कि जब ऐसी मंजूरी या ऐसे परिवर्तन करने होते हैं तो राष्ट्रपति की तरफ से जिस राज्य से संबंधित यह मैटर होता है उस राज्य के विधानमंडल को सूचना दी जाती है, उसका मत जानने के लिए भेजा जाता है। हाँ, यह याद रखिएगा, उसका मत संसद मान ही ले ऐसी कोई भी विधान नहीं है। अर्थात संसद जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकती है, यह शक्ति उसमें निहित है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की, अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के अतिरिक्त यदि देखा जाए तो 4 यह कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन जिन भी नए राज्यों की स्थापना की जाएगी उन विधि या नियम को अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। इस प्रकार की बात आर्टिकल 4 में कही गई है। अब साथियों, जानते यह भी जान लेना हमारा जरूरी है कि संविधान में, और यह बहुत मज़ेदार बात है इस बात को जानना, कि आपने अभी तक ये सुना मेरे द्वारा या अन्य पुस्तकों के द्वारा, अन्य पॉडकास्ट के द्वारा, या कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, कि भारत में इस प्रकार से सीमा में परिवर्तन या उनकी नई स्थापना या नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन आपने यह नहीं सुना होगा, या हो सकता है सुना ही होगा, कि संविधान में भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने, अंतरित करने का कोई उपबंध नहीं किया गया है कि हम कैसे किसी राज्य को किसी दूसरे को सौंप दें, किसी दूसरे देश को सौंप दें, कोई अपने बाहर देश का कोई बाहर, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया था। इसलिए बेरुबाड़ी का एक केस आता है। जब बेरुबाड़ी का केस आता है सन 1960 में, तब यह प्रावधान बन जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा माननी, कि जब बाहर का संसद यदि चाहे किसी राज्य को किसी अन्य देश को देने के लिए, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इस प्रकार से 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन कर भाग क और ख, मतलब ए और बी के राज्यों का अंतर समाप्त कर दिया गया। और बेरुबाड़ी का केस हुआ 1960 में, तो संविधान संशोधन की जब बात कर दी गई, तो उसके बाद बेरुबाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान को जब देना था, तो संविधान में 9वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। इस प्रकार से रही बात। तो हम इसको समराइज करना चाहेंगे कि आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 में क्या क्या बात कही गई है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
दूसरे में भारतीय संसद को शक्ति प्राप्त है कि भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना कर सकती है। और आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की संसद को शक्ति है। और चौथे में कहा गया है कि 2 और 3 के द्वारा परिवर्तन जो भी किया गया है उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। हालांकि यदि कोई क्षेत्र भारत का दूसरे किसी स्टेट को या देश को दिया जाता है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बेरूबाड़ी मामला का केस है जो 1960 में आया था। तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे कुछ बताने के लिए कि इसमें कुछ आयोग बने। ये तो राज्यों का जो स्वरूप सिलसिला रहा, ये तो संवैधानिक तौर तरीके रहे। इसमें कुछ आयोग भी बने जिन आयोग का परिणाम कुछ हद तक स्वरूप बदलने में कामयाब रहा। जैसे पहला आयोग बना जिसका नाम भाषाई प्रांत आयोग था। भाषाई प्रांत आयोग एस.के. धर साहब की अध्यक्षता में बना था जो कि 1948 में बना था। इसे भारत सरकार ने बनाया और यह आयोग अपनी रिपोर्ट 1948 दिसंबर 1948 में पेश की। आयोग के अनुसार राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की गई थी। अब प्रशासनिक सुविधा के अनुसार जो सिफारिश कर दी गई और भाषा की जो पुनर्गठन का आधार भाषा की डिमांड चल रही थी वो पूरा नहीं हुई। इसकी स्पष्टता और अधिक करने के लिए दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए JVP समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, जे का अर्थ है या जे का संदर्भ है जवाहरलाल नेहरू से, वी का वल्लभ भाई पटेल से और पी का पट्टाभी सीतारमैया साहब से। तो साथियों, अब मैं आपको बताना चाहूँ कि यह जो रिपोर्ट दिसंबर 1948 में जो यह कमीशन गठित हुआ या समिति का गठन हुआ, यह 1949 अप्रैल में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और इसने भी औपचारिक रूप से यह स्वीकार कर लिया कि राज्यों का जो पुनर्गठन है उसका आधार जो है भाषा नहीं होगी। अर्थात औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि जो डिमांड थी कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए, इसे औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया। कौन अस्वीकार कर दिया? JVP समिति ने। अब लगभग 56 दिन का भूख हड़ताल चला पोटी श्री रामुलु जी के द्वारा। ये भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से। और इसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में पहली भाषाई राज्य बनाने के लिए विवश होना पड़ा। इसके बाद फजल अली आयोग बना। यह आयोग 3 सदस्यीय था जिसके अध्यक्ष फजल अली साहब थे और 2 अन्य सदस्य KM पडिक्कर और HN कुंजरू जी थे। हालांकि यह हमें ध्यान रखिएगा कि इस आयोग का जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश बनने के बाद हुआ था दिसंबर 1953 में। तो इस प्रकार से क्रमशः याद कर लें कि पहला एस.के. धर साहब की अध्यक्षता में बना हुआ आयोग जो भाषाई प्रांत आयोग कहलाता था वह जून 1948 में बना था। इसकी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आई थी और JVP जो समिति बनी वो दिसंबर 1948 में बनी और उसने अपना रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत किया। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था वह अक्टूबर 1953 में हुआ था। इसके ठीक बाद वह अक्टूबर 1953 में हुआ और दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग बना। फजल अली साहब का जो आयोग बना उसमें राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा को आधार बनाने की बात कही, लेकिन इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को नकार दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा कि एक भाषा है तो उसके लिए एक राज्य होगी। इन्होंने क्या सलाह दी कि मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और 16 राज्यों एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में भाग क और ख के भेद को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे और भी परिवर्तन किया गया और वो जो परिवर्तन किया गया उस पर देखा जाए यदि प्रभाव किसी आयोग का था तो उस पर सबसे अधिक प्रभाव फजल अली आयोग साहब का था। और यह आयोग जैसी अनुशंसा की थी वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। इस प्रकार से क्रमशः भारत के राज्य का स्वरूप संवैधानिक तरीके से बदलता रहा और इन सब बदलने की जो शक्ति है वह संसद के पास निहित है। और मेरे साथियों, आपको यह जानना और एक विषय महत्वपूर्ण है
कि जो नए राज्यों का गठन किया गया वह कब हुआ। कभी कभी परीक्षाओं में या हमें आम जनमानस में जब हम बैठे रहते हैं तो अपने तथ्य प्रस्तुत करने के लिए यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि किस राज्य का गठन किस समय हुआ था, किस सन में हुआ था, और कौन से राज्य का गठन पहले हुआ था, किसका बाद में हुआ था। इसका प्रभाव अधिक पड़ता है। तो हम जान लेते हैं इसको बारी बारी से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। उसके बाद गुजरात 1 मई 1960 को। उसके बाद तीसरे नंबर पर नागालैंड 1 दिसंबर 1963। चौथे पे हरियाणा 1 नवंबर 1966। पाँचवें पर हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971। उसके बाद छठवां मेघालय 21 जनवरी 1972। सातवां मणिपुर भी 21 जनवरी 1972 को हुआ। आठवां त्रिपुरा भी 21 जनवरी 1972 को हुआ। नौवां सिक्किम 16 मई 1975 को। 10वां मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। 11वां अरुणाचल प्रदेश भी मिजोरम के साथ 20 फरवरी 1987 को। 12वां गोवा 30 मई 1987 को। 13वां छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। 14वां उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000। 15वां झारखंड 15 नवंबर सन 2000। 16वां और अंतिम तेलंगाना 2 जून 2014। साथ ही नए संघ प्रदेश का गठन किया गया दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर। यह 26 जनवरी 2020 को हुआ। साथ ही एक संदर्भ छूट रहा था साथियों, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को अलग करके 2 और संघराज्य क्षेत्र का गठन किया गया। मित्रों, जम्मू और कश्मीर में विधानमंडल है, विधानसभा है। लद्दाख में ऐसा नहीं है। इस प्रकार से परिवर्तन करके इस समय वर्तमान में आज फरवरी 2026 में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हैं। मित्रों, इसी के साथ मैं चाहूँगा कि यह सब बातें आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऑडियो पॉडकास्ट के द्वारा बार बार सुनकर आत्मार्पित कर लें, और मैं कहूँगा कि अपने दिमाग में से संग्रहित कर लें, जिससे होने वाली त्रुटि आयोग को लेकर, उनमें क्या परिवर्तन, क्या सिफारिशें रहीं उसको लेकर के, राज्यों का गठन कब किया गया उनके क्रम को लेकर के, कुछ तारीख जैसा कि मैंने बताया आपको, उन सबको बार बार सुन करके हम इसे याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यह जानना विद्यार्थियों के लिए और अन्य जनमानस के लिए, हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमें परीक्षा में जो नंबर प्राप्त करने हैं वो तो करने हैं, किंतु समाज में हमें यह भी जागरूक रहना है जान करके कि हमारे राज्यों में जो परिवर्तन होता है संवैधानिक रूप से, वह कैसे होता है, कौन कर सकता है, कितनी क्षमता है किसमें। क्या राज्य नहीं कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल, राज्य सिफारिशें कर सकते हैं संसद से कि हमारे नाम में परिवर्तन कर दीजिए। यदि संसद चाहे तो ऐसा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन राज्य अपने नाम में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, अपने से सिफारिशें कर सकते हैं। वो किससे? संसद से। तो इस प्रकार से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मित्रों, यदि हमारा ऑडियो पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अगर ठीक ठाक लगे तो हमें इसमें क्या त्रुटि है, क्या सुधार करना है, उसके लिए अवश्य बताएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में नए तौर तरीकों के साथ। जय हिंद।